हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने चैनल इग्नो गाइडेंस में और मैं आरती। तो ये वीडियो है आपका किसका, इन्वायरमेंट का, जिसमें हम जैव से संबंधित बायोडाइवर्सिटी से कुछ क्वेश्चन लेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए हो सकते हैं क्योंकि ये आपके लेसन में है, ठीक है ना, आपके सब्जेक्ट में है। चलिए ले लेते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन कि कौन सा अनुकूलन विशेष उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया से उत्पन्न होता है। कौन सा अनुकूलन विशेष उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया से उत्पन्न होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपार्जित अनुकूलन। ठीक है, क्या हो जाएगा, जो उपार्जित अनुकूलन होता है वो विशेष उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया से उत्पन्न होता है। राइट, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन भी किया गया है कि जीवों में दो प्रकार का अनुकूलन होता है, एक वंशानुगत होता है और एक उपार्जित होता है। ठीक है ना, वंशानुगत अनुकूलन क्या होता है ये माइंड में रख लीजिए, तो इससे क्वेश्चन आता है तो ये भी आपसे बन जाए। जो जन्म से प्राप्त होता है, वंशानुगत का मतलब ही होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हो, जन्म से प्राप्त हो। और उपार्जित का मतलब ही होता है जो किसी दूसरे से प्राप्त किया जाए। ठीक है ना, और उपार्जित अनुकूलन किसी विशेष उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया से उत्पन्न होता है। तो क्वेश्चन में जब कह दे कि विशेष उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया से उत्पन्न हो तो वो क्या हो जाएगा, उपार्जित। और जब अपने उद्दीपन के प्रति या जन्म से जिसमें ये चीज प्राप्त हो, जन्म से अनुकूलन प्राप्त हो, वो वंशानुगत हो जाएगा। बस इतना याद रखिए, जन्म से जो अनुकूलन प्राप्त हो वंशानुगत, और किसी विशेष उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया से उत्पन्न हो तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे उपार्जित। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समस्त जीव मंडली क्रियाएं घटित होती हैं। समस्त जीव मंडली क्रियाएं कहाँ घटित होती हैं। तो देखिए समस्त जीव मंडली क्रियाएं जो होती हैं धरातल की ऊपरी सतह पर घटित होती। ठीक है ना, कहाँ पर, धरातल की ऊपरी सतह पर घटित होती है समस्त जीव मंडल क्रियाएं। मतलब धरातल की ऊपरी सतह क्या हो जाएगा, स्थल मंडल हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जहाँ पर हम रहते हैं वो स्थल मंडल कहलाता है, तो यहाँ पर सभी क्रियाएं क्या होती है, घटित होती है। राइट, स्थल मंडल पृथ्वी का ठोस भाग होता है और संपूर्ण पृथ्वी के लगभग 29 पॉइंट यानी कि 29.2% भाग पर जो है महाद्वीप और द्वीपों के रूप में विस्तृत है। ठीक है, राइट, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि शरीर की ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति किससे होती है। यानी शरीर की जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति किससे होती है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीधी सी बात है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, हमें जल से मिलता है। ओके, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की आवश्यकता की पूर्ति जल से होती है। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण, देखिए अब इसकी व्याख्या भी है कि संपूर्ण पृथ्वी के 70% है यानी कि 70.8% भाग पर परसेंट पर महासागर विस्तृत है। ठीक है ना, इसीलिए कल की वीडियो में मैंने बताया था कि 2.5% पर क्या पाया जाता है, अलवड़ी जल पाया जाता है, जो हम यूज करते हैं, जो हम पीते हैं। और लवड़ी जल जो है वो बताइए 70.8% पर पाया जाता है, क्योंकि इतने प्रतिशत भाग पर महासागर विस्तृत है। कल के वीडियो में एक क्वेश्चन था अलवड़ी जल वाला, 2 क्वेश्चन थे, उसमें एक क्वेश्चन था कितने परसेंट भाग पर अलवड़ी जल पाया जाता है, मुझे भी याद है 2.5% पर। ठीक है ना, ओके। इसीलिए पृथ्वी के लगभग 72% आप कह सकते हैं, इसलिए 72% जो क्षेत्र है वो जल से ढका हुआ होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जलमंडल। और जलमंडल शरीर की ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति की जल से होती है। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस कितने किलोमीटर की ऊंचाई के बाद लगभग लुप्त हो जाते हैं। अभी 1 किलोमीटर की ऊंचाई आपको बताना है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस कितने किलोमीटर की ऊंचाई के बाद खत्म हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, नहीं मिलते हैं आगे। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन हमें नहीं मिलती। हम चाँद पे जाते हैं तो क्यों हम वहाँ पे ऑक्सीजन लेके जाते हैं, रीजन नहीं है ना कि ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं होती है। ऑक्सीजन नहीं होती तो वहाँ पे हम तैरते रहते हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 140 किलोमीटर, यानी पृथ्वी के 140 किलोमीटर के ऊपर यदि आप जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन नाइट्रोजन आपको नहीं मिलेगी। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए महत्वपूर्ण गैस है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए महत्वपूर्ण गैस कौन सी, तो सभी को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए महत्वपूर्ण गैस है। ओके, राइट, क्यों, चलिए क्योंकि ऑक्सीजन सभी जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक होती है, और यहाँ पर पेड़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो, ठीक है, और ऑक्सीजन हमें देते हैं वो। इसलिए पौधों की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है महत्वपूर्ण होती है। और सभी जीवों में नाइट्रोजन एक महत्वपूर्ण घटक होता है जो उन्हें भोजन से प्राप्त होता है। ठीक है, ओके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेड़ पौधों की बात आए तो कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण है, और आदमियों की बात आती है तो ऑक्सीजन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? जैव विविधता शब्द, तो देखिए विल्सन ने सबसे पहले जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, वो किसने प्रयोग किया था? तो यहाँ पे विल्सन ने सबसे पहले जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। तो किसी प्राकृतिक प्रदेश में उपलब्ध जीव जंतुओं और पादपों की जातियों की संख्या को जैव विविधता कहा जाता है, ठीक है ना। यानी मान लीजिए कोई प्राकृतिक प्रदेश है जहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, पादप पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो उनकी जितनी भी जातियाँ होती हैं उनकी जो टोटल संख्या होती है उसको जैव विविधता कहा जाता है। अमेरिकी कीट वैज्ञानिक जो है विल्सन ने 1986 में, जिसे बाद में एक संकल्पना के रूप में अन्य वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया, अपनाया, प्रस्तुत किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी भी प्रजाति के जीवों में एक समान जीन के अलग अलग रूपों का आकलन कहलाता है। किसी भी प्रजाति के जीवों में एक समान जीन के जो अलग अलग रूप होते हैं उनका आकलन क्या कहलाता है? तो आनुवांशिक विविधता कहलाता है। जीव तो एक है, एक समान जीन के, अब जीन तो सब में एक है, सभी जीवों में जीन एक है, लेकिन अलग अलग उनके यदि रूप हो जाते हैं, अलग अलग रूपों में उनका आकलन किया जाता है तो वो आनुवांशिक विविधता कहलाएगा। जब एक रूपों का आकलन किया जाए तो जाति विविधता, लेकिन जब अलग रूपों का आकलन किया जाए तो आनुवांशिक विविधता कहलाता है, ठीक है ना। ओके, राइट। तो किसी भी प्रजाति के जीवों में एक समान जीन के अलग अलग रूपों का आकलन क्या कहलाता है? आनुवांशिक विविधता कहलाता है। ओके, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि वन मरुस्थल, घास के मैदान आदि को किस विविधता में सम्मिलित किया जाता है? ठीक है ना। वन मरुस्थल और घास के जो मैदान होते हैं इनको किस विविधता में सम्मिलित किया जाता है? तो इनको जो है पारिस्थितिक विविधता में सम्मिलित किया जाता है, ठीक है, क्योंकि सभी पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आते हैं। आनुवांशिक में तो हो ही नहीं सकते हैं। वन मरुस्थल और घास मैदान सभी अलग अलग चीज़ें हैं, वन मरुस्थल अलग चीज़ें हैं और घास के मैदान अलग चीज़ें हैं, तो इनको पारिस्थितिक विविधता में शामिल किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि सब भारत देश में लगभग कितने प्रतिशत भाग पर पादप प्रजातियां पाई जाती हैं? भारत देश में लगभग कितने प्रतिशत भाग पर पादप प्रजातियां पाई जाती हैं? ठीक है, सॉरी, पादप प्रजातियां पाई जाती हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 8% पर, ठीक है ना। 8% भाग पर जो है पादप प्रजातियां पाई जाती हैं भारत में। संपूर्ण धरातल पर लगभग 2.4% भूभाग हमारे देश में स्थित है, ठीक है। और जबकि यह विश्व का जो है विश्व की 6.5% जीव प्रजातियां और 8% पादप प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। ओके, और इसलिए हमारा देश विश्व के 12 विशाल जैव विविधता वाले देशों में से एक है। सबसे ज़्यादा जैव विविधता हमारे देशों में पाई जाती है। इस चीज़ को आपको जानना चाहिए। तो क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा जैव विविधता किस देश में पाई जाती है? तो भारत देश में पाई जाती है, ठीक है। ओके, तो भारत देश में लगभग कितने प्रतिशत भाग पर पादप प्रजातियां पाई जाती हैं? 8% पर पाई जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैविक विविधता विधेयक लोकसभा में कब पारित किया गया? जैविक विविधता विधेयक आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर 2002 में। कब पारित किया गया? 2 दिसंबर 2002 में जैविक विविधता विधेयक लोकसभा में पारित किया गया, ठीक है। विश्व में अब तक कितने तप्त स्थलों का पता लगाया जा चुका है? विश्व में अब तक कितने तप्त स्थलों का पता लगाया जा चुका है? तो सॉरी, राइट आंसर इसका हो जाएगा 25, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? 25 तप्त स्थलों का पता लगाया जा चुका है विश्व में कुल, ठीक है। यानी पॉइंट की बात करें तो 1.4% भाग तप्त स्थल हैं, ठीक। अगस्तमलई पर्वत तप्त स्थल जैव विविधता के किस तप्त स्थल में आता है? अगस्तमलई पर्वत है जो तप्त स्थल जैव विविधता कहलाता है। अब किस तप्त स्थल में आता है? तो अगस्तमलई पर्वत याद रखिएगा कौन सा जैव विविधता के अंतर्गत आता है? तप्त स्थल जैव विविधता के अंतर्गत। तप्त स्थल जैव, तप्त यानी गर्म स्थल जैव विविधता, तप्त का मतलब गर्म यहाँ पे, ठीक है ना। तो गर्म स्थल जैव विविधता के अंतर्गत आता है। वो कौन सा गर्म स्थल है ये बताना है यहाँ पर। तो पश्चिमी घाट तप्त स्थल, ठीक है ना। पश्चिमी घाट तप्त स्थल यानी कि ये साउथ की तरफ है। ओके, राइट। ओके, देखिए कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल राज्य में पाया जाता है, जो साउथ की तरफ है, ठीक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
किस महान सम्राट ने वन्य जीवों की शिकार पर प्रतिबंध लगाया था? किस महान सम्राट ने वन्य जीवों की शिकार पर प्रतिबंध लगाया था? तो देखिए अशोक ने। किसने लगाया था? अशोक ने जीवों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया था। खासतौर पे वन्य जीव जो जंगल में जीव पाए जाते थे उन पर उसने प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में अब तक कुल कितने जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि भारत में अब तक कुल कितने जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं? तो राइट आंसर होगा 18 यानी 18। थोड़ा सा लेटेस्ट देख लीजिएगा, हो सकता है कि थोड़ा पुरानी न्यूज हो सकती है, मैं इसको क्लियर कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो भारत में अब तक कुल कितने जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं? तो स्थापित किए जा चुके हैं 18। ठीक है, हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए टेलीग्राम और व्हाट्सएप से, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। ओके, तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।